आज का ये वीडियो गेटिंग थिंग्स डन बुक पर आधारित है, जिसे डेविड एलन ने लिखा है। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे एक प्लान को ठीक तरीके से बनाकर और उस पर अमल करके आप अपने काम को आसानी से और अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस किताब को अच्छी तरह और आसानी से समझने के लिए मैं इसके 13 चैप्टर्स को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो के अंत में बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, अ न्यू प्रैक्टिस फॉर अ न्यू रियलिटी। दोस्तों, इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे अपने वादों पर डटे रहें। इसके लिए इन जरूरी तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले इस बात को साफ कर लें कि आप अपने आप से वादा कर रहे हैं और उसे हर हाल में पूरा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, ये स्पष्ट करें कि आपका वादा क्या है और इसे पूरा करने की दिशा में आप क्या करने वाले हैं। और अगर आपने इसके लिए एक योजना तय कर ली है तो उसे व्यवहारिक कैसे बनाया जाए। एक बार योजना बनाने के बाद उसे आसानी से अपनाने के लिए दोबारा याद दिलाने वाले किसी तरीके का इस्तेमाल करें, जिससे जब वो काम करने की जरूरत हो तो तुरंत याद आ जाए। अपने सभी सामान को मैनेज करने के लिए अपने कामों को मैनेज करें। ये ध्यान रखें कि आप अपने समय और नॉलेज के साथ क्या करते हैं और उन्हें किन कामों में करने में लगाते हैं। ये एक तरह का सीमित संसाधन है, जिन्हें जरूरी कामों के लिए बराबर हिस्सों में बांटें। लोग ज्यादातर मामलों में वादों को इन वजह से नहीं निभा पाते। वादे की क्लैरिटी की कमी, उसे पूरा करने के तरीके के बारे में पता ना होना, अगला कदम क्या होना चाहिए इसके बारे में पता ना होना। वादों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। पहला, जो काम आपको अधूरे लग रहे हैं उन्हें अपने दिमाग से बाहर कर दें। दूसरा, वादों के बारे में पूरी क्लैरिटी रखें और उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। तीसरा, एक बार उन कामों को करने का फैसला लेने के बाद एक रिमाइंडर रखें, ताकि आप समय समय पर अपनी योजना को देखते रहें कि सही दिशा में आप आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा उन परिणामों को लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। फिर हर रिजल्ट को हासिल करने के लिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार रहें। इस तरह आप वादों को पूरा भी कर सकेंगे और परिणाम भी अच्छे हासिल कर पाएंगे। चैप्टर 2, 5 स्टेप्स टू मास्टरिंग अ वर्कफ्लो। अपने काम में महारत हासिल करने के लिए इन 5 तरीकों को अपनाएं। पहला, जिस भी चीज को आपको करना है उसे अच्छी तरह से सोख लें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि हर चीज का मतलब क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए। तीसरा, ऐसे तरीके से काम करें कि रिजल्ट अपने आप मिलते रहें। चौथा, ऊपर बताए गए तरीकों पर दोबारा से विचार करें। पांचवा, जरूरी एक्शंस लेने शुरू कर दें। पहले लेवल पर उन चीजों को इकट्ठा करें जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है। इसके लिए आप कागज पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक नोट वाली डिवाइसेस, वॉइस रिकॉर्डिंग और ईमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज को अच्छी तरह से अपने अंदर सोख लेने के लिए 3 फैक्टर होते हैं। पहला, जिन चीजों को सोख नहीं सकते उन्हें सिर्फ पूरा करें। दूसरा, इकट्ठा करने के लिए अपने पास बकेट रखें। तीसरा, जरूरत पड़ने पर उन्हें नियमित रूप से खाली करते रहें। दूसरे लेवल को अपनाने के लिए चार्ट फ्लो को समझें। उद्देश्य बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी क्यों अस्तित्व में है, इससे आप लोगों और अपने लिए क्या करना चाहते हैं। विजन, सोचें कि आने वाले 3 से 5 सालों में आप क्या करने वाले हैं। लक्ष्य, निर्धारित करें कि आज से 1-2 साल बाद आप अपने जीवन के अलग अलग जरूरी हिस्सों को किस तरह बेहतर बनाने वाले हैं। अकाउंटेबिलिटी, अपने जीवन के जरूरी हिस्सों जैसे हेल्थ और बिजनेस में होने वाले सुधारों को लिख लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनको देखकर बेहतर निर्णय ले सकें। तीसरे लेवल में राइटर रिमाइंडर की 4 लिस्ट के बारे में बताते हैं। पहला, हीटिंग उपकरण सूची। दूसरा, प्रोजेक्ट के लिए लिस्ट बनाएं। तीसरा, मटेरियल के लिए फाइलें इकट्ठी करें। चौथा, अगले कामों के लिए रिमाइंडर सूची बनाएं। चौथे लेवल पर उन सभी चीजों के बारे में अच्छे से सोचें जिन्हें आप करना चाहते हैं और 5वें लेवल पर एक्शन लेते हुए उन्हें रोज, सप्ताह और महीने में जांचते रहें। जीवन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए काबिल बनने पर ध्यान दें। राइटर बताते हैं कि उनके कई ग्राहकों ने जब एक साप्ताहिक रिव्यू यानी कि एक वीकली रिव्यू के तरीके को अपनाया तो उन्हें उनके बिजनेस में कई कमियां नजर आने लगी, जिन्हें समय से ठीक करने पर उन्हें फायदा कमाने में मदद मिली। इसलिए आप भी क्लैरिटी के साथ सबसे पहले लक्ष्य बनाएं और इसके बाद उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी साधनों यानी रिसोर्सेज को ढूंढें। इस तरह आप किसी भी समय क्या और क्यों कर रहे हैं इसके बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे।
चैप्टर 3 गेटिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएटिवली अंडरवे, द 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्राकृतिक रूप से अच्छी योजना बनाने के लिए लेखक इस मॉडल को अपनाने की सलाह देते हैं। हमेशा याद रखें कि आपके पास पहले से ही दिमाग के रूप में दुनिया का सबसे शानदार और अच्छी योजना बनाने वाला साथी मौजूद है। आमतौर पर हमारा दिमाग किसी भी काम को पूरा करने के लिए इन 4 लेवल से गुजरता है। पहला, उद्देश्य और सिद्धांतों को परिभाषित करना। कई लोगों की तरह शायद आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि उद्देश्य परिभाषित करना क्यों जरूरी है। इसके जवाब में लेखक बताते हैं कि इससे कई फायदे होते हैं, जैसे ये सफलता को परिभाषित करता है, निर्णय लेने की रूपरेखा बनाता है, संसाधनों यानी रिसोर्सेज को अलाइन करता है, प्रेरित करता है, फोकस को स्पष्ट करता है और विकल्पों का विस्तार करता है। दूसरा, आउटकम के बारे में विजन बनाएं। एक विजन अंतिम परिणाम की तस्वीर प्रदान करता है। जब आप विजन बनाते हैं तो दिमाग की एक जालीदार प्रक्रिया फिल्टर की तरह काम करना शुरू कर देती है और मनचाहे परिणाम या विजन को सच करने के लिए जरूरी संसाधनों की तरफ आपका ध्यान ले जाना शुरू कर देती है। उन लोगों को आपसे मिलवाना शुरू कर देती है जिनका नजरिया आपके विजन से रिलेटेड होता है। इसके अलावा राइटर एलन कहते हैं कि जब आप खुद को जो चाहते हैं वो करते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आप ये नहीं देख पाएंगे कि आप इसे कैसे करते हैं। इसलिए हमेशा दिखने वाली चीजों से आगे की सोचें। तीसरा, सोच विचार करें। इस तरीके को प्रैक्टिस करने से आपके ये जानने में मदद मिलेगी कि कोई व्यक्ति किन विचारों के सहारे यहाँ अपनी मंजिल तक पहुंचा है। लेखक इन विचारों को लिखने की सलाह देते हैं ताकि कई नए विचारों को पैदा करने में मदद मिल सके। विचारों को लिख लेने से उन पर फोकस करने का एक कनेक्टर मिलता है। चौथा, व्यवस्थित करें। जरूरी कामों की पहचान करें और उन्हें करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि आप उन्हें पूरा करते हुए आगे बढ़ सकें। चैप्टर 4 गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग अप द टाइम, स्पेस एंड द टूल्स। लेखक इस प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए एक एक करके पूरे 2 दिन अलग रखने की सलाह देते हैं। एक जगह इसे करने के लिए कम से कम एक लिखने की जगह और कमरे की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और रिटायर्ड लोगों सहित सभी के लिए काम करने और रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। अपने काम की जगह जितनी जरूरी है उतनी मैनेज करें, इसमें कंजूसी ना करें और किसी और के साथ अपने काम की जगह को शेयर ना करें। चैप्टर 5 कलेक्शन, कॉरलिंग योर स्टफ। दोस्तों, सबसे पहले एक सेट तैयार करें। कुछ काम करने से पहले जरूरी चीजें इकट्ठा कर लें। ऐसा करने के कई तरह के फायदे होते हैं। पहला, आप काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे और उससे अच्छा महसूस होगा। दूसरा, इससे आपको पता चलेगा कि काम की शुरुआत कहाँ से करनी है, रुकना कहाँ है और खत्म कहाँ करना है। तीसरा, अगर आप अपने काम को करने की योजना बनाए बिना ही काम शुरू कर देंगे तो ना चाहते हुए भी काम को ठीक से करने में भटक सकते हैं। लेकिन जब सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो आप उन पर अपना पूरा ध्यान अच्छी तरह से दे सकते हैं। शारीरिक रूप से इकट्ठा होना। इसके लिए सबसे पहले किसी एक काम से संबंधित चीजों को इकट्ठा करें और उन्हें अलग अलग एक जगह पर रख दें। चीजों को एक साथ इकट्ठा करना जरूरी है, तभी जाकर आपको पता लग सकेगा कि आपके पास कितना सामान मौजूद है। इसके बाद चीजों को पहचाने कि कौन सी किस काम में इस्तेमाल होगी और फिर तीसरे कदम पर ये जाने कि उस काम को करने के लिए कितना सामान मौजूद है। राइटर एलन कहते हैं कि हो सकता है पहली बार में ऐसा करने में आप चिंतित महसूस करें क्योंकि सामान एक साथ ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन सामान की सही मात्रा को जानकर आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं और हर काम को एक एक करके विश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। इस तरह आप अपना काम पूरा करने के बाद अगले काम को करने के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, जीवन में टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो 2 और बातें मैंने माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये हैं कि पहला, ये किसी इंसान के 1 मिनट की वैल्यू उसी इंसान के किसी और 1 मिनट की वैल्यू से ज्यादा या कम हो सकती है। ये उस इंसान के काम करने के तरीके और शरीर की एनर्जी पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख जाएं, तो आपको समय की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। चैप्टर 6 प्रोसेसिंग गेटिंग इन टू एम्प्टी। जिनकी आपको जरूरत है उन चीजों को इकट्ठी करने के बाद इनकी तह में जाना शुरू करें। योजना में लिखे गए कामों को एक बार दोबारा से देखें। इसका उद्देश्य योजना में लिखें हर एक्शन और इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु की पहचान करना और ये तय करना कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, आप उसके साथ या उसके जरिए क्या करने जा रहे हैं। इस दौरान इन तरीकों को फॉलो करें। पहला,
आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे हटा दें। दूसरा, 2 मिनट से कम की तय गई एक्टिविटी को जरूर पूरा करें। तीसरा, जो काम दूसरों से करवाया जा सकता है उन्हें दूसरों को सौंप दें। चौथा, ऐसे काम जिन्हें पूरा करने में 2 या ज्यादा मिनट लग सकेंगे उन्हें एक अलग लिस्ट में एंटर कर लें। पांचवा, जिन कामों को 2 मिनट या 2 मिनट से कम लगने वाला है उन कामों को करने के लिए कमिटेड रहें। प्रोसेसिंग गाइडलाइंस। प्रोसेसिंग करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले टॉप आइटम को प्रोसेस करें। एक बार में एक आइटम को प्रोसेस करें, कभी भी कुछ भी वापस ना डालें। प्रोसेसिंग का मतलब सभी कामों को पूरा करना नहीं है। इसका मतलब ये तय करना है कि आपके द्वारा बनाए गए बक्से में रखे सामान का क्या करना है। जब आप इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे तो बिना जरूरत की चीजों को दूर कर सकेंगे। 2 मिनट वाली लिस्ट में कामों को पूरा करने का समय निकाल सकेंगे। दोबारा ठीक योजना बनाने का समय मिल सकेगा। जरूरी कामों के लिए रिमाइंडर सेट कर पाएंगे, उन्हें समय से पूरा कर पाएंगे और अगले प्रोजेक्ट को शुरू कर सकेंगे। अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले काम को पहले करें। सबसे मजेदार और दिलचस्प काम को करें और इस तरह कम प्राथमिकता वाले कामों को करते हुए प्रक्रिया को पूरा करें। किसी भी अगले काम को शुरू करने से पहले अपने आप से सवाल पूछें कि अगला काम क्या है और उसे क्यों करना जरूरी है। उस काम को प्रायोरिटी बेसिस पर करें और अगर इसमें 2 मिनट से कम समय लगता हो तो पूरा करके ही उठें, वरना इसे कुछ हिस्सों में बांट लें और एक एक करके पूरा करें। ऐसा करके आप अपनी योजना में शामिल छोटे बड़े कामों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग अप द राइट बकेट्स। एक बार प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद आउटपुट को व्यवस्थित करने के लिए एक तरीके की जरूरत होती है। राइटर इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए इन तरीकों के बारे में बताते हैं। पहला, पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक लिस्ट बनाएं। दूसरा, उसमें लगने वाले जरूरी सामान की लिस्ट बनाएं। तीसरा, तारीख के साथ कैलेंडर में उस दिन होने वाले कामों को लिख लें। चौथा, अभी वाले काम को पूरा करने के बाद अगले काम की लिस्ट बनाएं। सही आउटपुट पाने के लिए सबसे पहले इन्हें ऑर्गेनाइज करें। इससे आप अपने काम और उसमें होने वाली तरक्की को जांच सकते हैं। कैलेंडर में उन कामों को प्रायोरिटी बेसिस पर लिखें जिन्हें किसी विशेष समय पर किया जाना ज्यादा जरूरी है। इन कामों में प्रोजेक्ट को शुरू करना, जांचना, कोई जरूरी निर्णय लेना आदि शामिल हो सकते हैं। अगले कामों को इंस्ट्रक्शंस के आधार पर बांट लें। फिर वेटिंग फॉर लिस्ट बनाएं। इसे जांचें ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि किसी को कोई एक्शन लेने की जरूरत तो नहीं। रीडिंग लिस्ट को पूरा करने के दौरान अपने जरूरी इनबॉक्स मेल को पढ़ें। लेखक ज्यादा महत्व वाली मेल को सबसे पहले देखने और रिप्लाई करने की सलाह देते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट लिस्ट में कामों को एक बार में ही लिख लें, उसके बाद इसे जिम्मेदार लोगों को बता दें जो उस काम को करेंगे। फिर उन्हें अपने काम को एक बार में या उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की छूट दें ताकि वो अपने अनुसार अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। अपने प्रोजेक्ट के काम को ट्रैक करने के लिए 2 बातों को जानें। सबसे पहले कि आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है और उसे ट्रैक करने के लिए संबंधित रिमाइंडर को कैसे ढूंढें। इसी के साथ डेटा को मैनेज करते रहें। डेटा मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक्शन लेना, क्योंकि जहां एक्शन लेने के लिए आप रिजल्ट के करीब पहुंचते हैं, वहीं डेटा को जांचने से आपको उस तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल सकता है। अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का बेहतर तरीका मिल सकता है। उस डेटा को पहले जांचें जो वर्तमान एक्शन से संबंधित हैं। बाकी को आप बाद वाली लिस्ट में रख सकते हैं, जिसे इसके पूरा होने के बाद देखें और समय समय पर इसे भी जांचते रहें। चैप्टर 8, रिव्यूइंग कीपिंग योर सिस्टम फंक्शनल। पहले बताए गए तरीकों को अपनाने से आप अपने वर्कफ्लो को आसानी से मैनेज कर सकेंगे। इसके बारे में राइटर कहते हैं कि इन तरीकों के जरिए काम करने को आसान बनाकर अपने दिमाग को रिलैक्स करवाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि आपका दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव और ध्यान से काम को करने का आदी हो जाए। इसलिए इन कामों को करते हुए अपने दिमाग को फोकस के साथ साथ काम को समझने और करने में लगाएं, ताकि आप अपने काम को सही तरीके से करते हुए उस पर अच्छा कंट्रोल कर सकें। इससे आपका सिस्टम कभी भी रुकेगा नहीं, फ्लो के साथ आपके मौजूद होने या ना होने पर भी चलता रहेगा और आपका प्रोजेक्ट पूरा होता रहेगा। इस पॉइंट पर 2 जरूरी बातें हैं जिन्हें मैनेज करने की जरूरत होती है। आप पूरे प्रोजेक्ट में क्या देखते हैं और कब देखते हैं। आपको कब और कितनी बार क्या करने की जरूरत है, ये सुनिश्चित करने के लिए अपने काम को जितना हो सके ऑटोमेटेड मोड में रखें। इससे आप अच्छे से उस पर नजर रखते हुए उसे मैनेज कर सकेंगे। हमेशा याद रखें कि सिस्टम को चलने और उससे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए उसमें भरोसा बनाए रखें।
सिस्टम को अप टू डेट रखकर उसमें अपना और दूसरों का विश्वास बनाए रखें। इसके लिए अपने रोज के और साप्ताहिक कामों और रिजल्ट्स को जांचते रहें। वीकली इवैल्यूएशन के बारे में राइटर सलाह देते हैं कि हर हफ्ते किसी एक दिन कम से कम 2 घंटे पूरे हफ्ते के कामों को जांचें कि किन कामों को किया गया और किन्हें सुधारने की जरूरत है। चैप्टर 9 डूइंग मेकिंग बेस्ट एक्शन चॉइसेस। अपनी अंदरूनी आवाज और ज्ञान पर भरोसा रखें। एक समय पर एक ही काम करें। इस तरीके को ठीक से अपनाने के लिए इस मॉडल को फॉलो करें। निर्णय लेते समय देखें कि अभी आपके पास कितना समय है, कितनी ऊर्जा है और संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ राइटर कहते हैं कि हर दिन हम में से हर इंसान इन तीनों में से किसी एक एक्टिविटी को करने में बिजी रहता है। पहला, जिसे पहले से सोचा हो। दूसरा, जैसे कोई जरूरी काम आ गया हो। और तीसरा, वो काम जिसे करने की योजना बनाई हो। इसलिए उन चीजों के बारे में सोचने पर ज्यादा ध्यान लगाएं जिन्हें करने की जरूरत है। अपने आप को जांचने के लिए इस 6 स्टेज मॉडल को अपनाएं। पहला, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। दूसरा, अपने 3 से 5 साल के लक्ष्य बनाएं। तीसरा, उन्हें 1 से 2 साल के लक्ष्यों में बांट लें। चौथा, जिम्मेदारी लें। पांचवा, योजना बनाएं। छठा, प्रोजेक्ट में जरूरी एक्शंस लेते रहें। इनमें से हर लेवल पर पहले वाले लेवल से बेहतर होने की कोशिश करें। सबसे पहले जरूरी मॉडल को अपनाएं, उसके बाद उससे कम जरूरी, और इस तरह इस पूरे मॉडल को अपनाएं। अपनी योजना और एक्शंस पर कंट्रोल बनाए रखें, वरना आप निराश हो सकते हैं। इसके लिए राइटर छोटे लेवल से शुरू करने की सलाह देते हैं ताकि एक एक करके आप आगे बढ़ें और पूरे मॉडल को अपना सकें। चैप्टर 10 गेटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर कंट्रोल। इस चैप्टर में राइटर वर्टिकल प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। वो सलाह देते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज्यादा योजना की जरूरत महसूस हो, उन्हें पहले शुरू करके छोटे छोटे कामों में बांट ले और हर काम को साफ साफ डिफाइन कर दें। योजना बनाने के बाद उसका एक बार दोबारा से रिव्यू करें कि उसे मनचाहे रिजल्ट्स को पाने के लिए सही दिशा में बनाया गया है। क्या उसमें जरूरी टूल्स, काबिल लोग और रिसोर्सेज शामिल हैं, या उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है। इस तरह योजना को लिखने का अभ्यास आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को और ज्यादा क्रिएटिव बनाने में सहायक साबित होगा। चैप्टर 11 द पावर ऑफ द कलेक्शन हैबिट। इस चैप्टर में राइटर इन तरीकों के मनोवैज्ञानिक पहलू के बारे में बताते हैं जिससे ये पता चल सके कि क्यों कुछ लोगों की योजना इतनी अच्छी तरह से काम करती है। इसमें देखें कि अपने ग्राहकों के साथ एक कामयाब डील करते समय आप और वो कैसा महसूस कर रहे थे। इससे आप दोनों के बारे में जान सकेंगे और विश्वास बना सकेंगे। अगर आप ग्राहक के साथ अच्छा महसूस नहीं करते तो इस परेशानी को ठीक करने के लिए इन तरीकों में से किसी एक तरीके को अपनाएं। पहला, या तो समझौता ही ना करें। दूसरा, समझौते के तहत जो वादा किया है उसे पूरा करें। तीसरा, या तो दोनों के फायदे वाले किसी बीच के रास्ते को अपनाते हुए अपने समझौते को पूरा करें। ऐसा करके आपका ध्यान किसी एक महत्वपूर्ण चीज पर रहेगा जिससे उसे पूरा करने की प्रेरणा बनी रहेगी और आपका ध्यान उन छोटी छोटी फिजूल की चीजों से हटेगा जिससे तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे मामलों में चीजों के बारे में सोचने के लिए भावनाओं के साथ ही दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आप सही फैक्ट्स के आधार पर अच्छा और मैच्योर डिसीजन ले सकें। चैप्टर 12 द पावर ऑफ द नेक्स्ट एक्शन डिसीजन। किसी भी मीटिंग की शुरुआत से पहले उसमें होने वाली बातों को पहले से क्लियर कर लें और अगली मीटिंग से 20 मिनट पहले उसकी प्लानिंग कर लें। इससे मीटिंग में मौजूद लोग आपसी बहस से बचते हुए आपसी मेलजोल के साथ निर्णय ले सकेंगे। इससे मीटिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ने में भी सहायता मिलेगी। चैप्टर 13 द पावर ऑफ आउटकम फोकसिंग। इस आखिरी चैप्टर में राइटर कहते हैं कि योजना और एक्शन में की गई थोड़ी सी भी प्रोग्रेस रिजल्ट्स को काफी बेहतर बना सकती है। इसलिए सफलता के लिए योजना और एक्शंस के प्रति क्लियर रहें। उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जानें। अच्छे की उम्मीद करें लेकिन बुरे रिजल्ट्स को अपनाने, उनसे सीखकर आगे बढ़ने के लिए भी तैयार रहें। इससे आपके अंदर की क्रिएटिव शक्ति का विकास होगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। योजना बनाएं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, एक्शन लें, अपनी प्रोग्रेस को जांचते रहें।